बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज के स्पेशल रिपोर्ट में भी हम मुतअद्दिद खबरें आपकी नज़र करते हैं और इन खबरों के हवाले से जो मुफस्सल तफसीलात है वो हम आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के उस टर्मिनेशन ऑर्डर की जिसमें तकरीबन 112 डॉक्टर्स को टर्मिनेट किया जा चुका है। और इन 112 डॉक्टर्स के बारे में यही बताया जाता है कि ये अनऑथराइज्ड एब्सेंट रहते थे, यानी ना ही इनकी ऑफिशियली कोई लीव थी और ना ही इन्होंने ऑफिस को रुजू किया था, बल्कि ये अनऑथराइज्ड तौर पर एब्सेंट रहते थे और ड्यूटियों से गैर हाजिर रहते थे, जिसकी वजह से उन्हें अब बाज़ाब्ता तौर पर अंडर रूल 25 ऑफ जेएंड के सिविल सर्विसेज जो है उस हवाले से उन्हें अब रुखसती दी गई है, उन्हें बर्खास्त किया जा चुका है। 112 डॉक्टर्स जो हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के साथ वाबस्ता थे और काफ़ी वक्त से माना जा रहा है कि उन्हें नोटिस भी रवाना की गई है, लेकिन उनका जवाब नहीं मिल रहा था। अब इस हवाले से क्या कुछ मालूमात है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ है सईद तजम्मुल, जिनसे हम मुकम्मल तौर पर इस फैसले की जो डिटेल है वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या है पूरी तफसीलात तजम्मुल, क्योंकि 112 डॉक्टर्स को यकमुश्त टर्मिनेट करना और इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, किन वजूहात की बिना पर उन्हें टर्मिनेट किया जा चुका है? बहुत बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हांजूरी। जम्मू कश्मीर में जहां कोविड-19 के बीचों बीच में हेल्थ एंड मेडिकल इमरजेंसी बढ़ गई थी, लेकिन 2017 से लेकर मौजूदा 2022 जून तक अभी तक वो डॉक्टर जो है अनऑथराइज्ड एब्सेंट बताए जाते हैं। बताया जाता है कि 2017 से लेकर 2022 तक 150 के आसपास में ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे कंसल्टेंट्स, ऐसे मेडिकल ऑफिसर्स, ऐसे जूनियर कंसल्टेंट्स और बहुत सारे हाउस सर्जन वगैरह हैं जिन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की थी, उसके बाद पोस्टिंग वगैरह हुई, तनख्वाहें लेना शुरू की, पीएससी का एग्जाम पास किया था, लेकिन उसके बाद वो वापस मुड़कर नहीं आए। क्या अभी तक इनकी सियासी रेफरेंसेस के जरिए इनकी तनख्वाहें अदाई होती रही या नहीं, एक बड़ा मामला है। अगर नहीं, क्योंकि मुल्क में जो इस वक्त हालात हैं कोविड-19 के बाद, अभी तक इन डॉक्टरों को तलब करने के लिए कई बार नोटिस रवाना की गई, क्योंकि आपको प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में कोई भी एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉयर जरूर आपको पहले नोटिस भेजता है कि आप वजह बताओ कि आप दफ्तर आया क्यों नहीं करते हैं, आपकी पोस्टिंग अगर दूर दराज गुरेज के इलाके में है तो आप शहर में क्या करें। लेकिन चूंकि मुल्क में जो प्राइवेट सेक्टर है अस्पतालों का, एक हो गया कि ओपीडी कंसल्टेंट, वो डॉक्टर जो ड्यूटी करता है, सरकारी ड्यूटी करता है, बाद में स्पेशलाइजेशन होने की वजह से वो मरीजों का इलाज करता है। दूसरा हो गया वो डॉक्टर जो मुल्क में बहुत सारे अस्पताल हैं जहां आपको फुल फ्लेजेड उस अस्पताल का एम्प्लॉई बनाया जाता है, यानी आप न दूसरे क्लिनिक की तरफ जाएंगे, न लैब पे जाएंगे, न सरकारी दफ्तर आपका होगा। लेकिन ये कि 120 के आसपास में जो डॉक्टर्स हैं जिनमें से अभी तक जो है उनके बाकायदा तौर पर उनकी सर्विस को खत्म करने के लिए उन्हें ऑर्डरनामे जारी कर दिए गए हैं। बताया जाता है कि कुछ लोग जो है मिडिल ईस्ट में है, कुछ लोग यूरोप में है, कुछ लोग, जब मैं बोलूंगा तो प्रोफेशनल डॉक्टर्स, उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो मुल्क में मुख्तलिफ नामवर अस्पतालों में काम करते हैं। लेकिन ना ही उन्होंने उस लेटर का जवाब दिया कि अगर आप मैटरनिटी लीव पे थे, अगर आप बीमार थे खुद, तो आपको ऑथराइजेशन थी तो आपको मुतल्लक करना चाहिए था अपने दफ्तर को, मेडिकल ऑफिसर को, या डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस जम्मू। आप प्रिंसिपल मेडिकल एजुकेशन जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज द्विवेदी, जिन्हें इजाफी चार्ज दिया गया है जीएडी के साथ साथ, तो उन्होंने आपसे कुछ देर पहले जो हस्ताक्षर किए उस ऑर्डर पे दस्तखत किए और उन्हें अब चलता कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2017 से लेकर इन 5 बरसों में इन्हें कितनी बार नोटिस गई? क्या इससे पहले पॉलिटिकल रेफरेंसेस पे कहीं गैर मुल्की दौरों पर थे, वहां पर पैसा इकट्ठा करते थे, या इन डॉक्टरों ने ये समझा कि जम्मू कश्मीर की सरकारी कोई नहीं सरकार है, हम खुद ही लगे थे, खुद ही चले गए। लिहाजा सरकार की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल कि 2017 से 2022 आते आते आपने इन डॉक्टरों को खोजने की कोशिश नहीं की। एक डॉक्टर, एक हॉस्पिटल का एचओडी, एक मेडिकल कॉलेज का पढ़ाने वाला जो कंसल्टेंट या जो प्रोफेशनल था, उसका नुकसान जो आम लोगों को, मेडिकल स्टूडेंट्स को, बीमारों को, तीमारदारों को जो आम नुकसान उठाना पड़ा, उसकी भरपाई कैसे मुमकिन है? बिल्कुल तजम्मुल, जब आप कहते हैं कि लगभग साल 2017 से ये एब्सेंट रहे हैं, क्योंकि इनमें से तो कुछ ऐसे होंगे जो 17 से, कुछ ऐसे होंगे जो 18, कुछ ऐसे होंगे जो 20 तक जो है ड्यूटीज से बाहर रहे होंगे, तो 5 साल का ये वक्फा है। तो आप क्या समझते हैं कि जब मुल्क के अंदर या स्टेट के अंदर सेहत के एतबार से क्राइसिस हो, कोविड हो,
और उसके बाद इतनी मुद्दत तक ऐसे डॉक्टर्स का वेट करना, उनके पोस्ट वैकेंट रखना, आप नहीं समझते हैं कि ये इस आबादी के लिए जिसके लिए उन डॉक्टर्स को तैनात किया जाता है, ये उनके साथ नाइंसाफी है? इतना वेट क्यों ऐसे इतने डॉक्टर्स के लिए किया जा चुका है? देखिए हिलाल, जिस वक्त आप एक पियोन की बात करते हैं, अगर वो बेचारा 1 बजे से 2 बजे तक नमाज पढ़ने गया, किसी काम से गया होगा, तो उसकी एब्सेंटी पड़ जाती है। आपने बायोमेट्रिक अटेंडेंस को कंपलसरी कराया। अगर ये खुदा ना खास्ता क्लास 4th मुलाजिम होते तो बड़ा ह्यू एंड क्राई होता कि इतने हजार लोगों को निकाला गया। चूंकि ये प्रोफेशनल थे, बड़े वीआईपी फैमिलीज के साथ थे और उसके बाद उनका इन्फ्लुएंस भी अच्छा खासा था। आज तक उन्हें ढूंढने की, बिल्कुल सारे सतहों पर जब आप देखेंगे तो तमाम तबकों में मेडिकल या डॉक्टर फैटर्निटी जो है ये बड़ी रिच मानी जाती है। हालांकि कुछ लोग जो है बड़ी मेहनत मशक्कत से इस जगह तक पहुंचे हैं, लेकिन 5 सालों तक इन्हें खोजने की, इन्हें ढूंढने की अभी तक सरकार ने जहमत तक गवारा नहीं की। इसमें एक वजह हो सकती है, कुछ लोग मैटरनिटी भी लीव पे है, चूंकि कोविड-19 में अगर आपको याद होगा मनोज सिन्हा ने या उस वक्त के गवर्नर जो थे उन्हें फौरी तौर पर जो रिटायर्ड डॉक्टर्स थे उन्हें सिक्किम SMHS, JVC, CD हॉस्पिटल, JLNM और बाकी अस्पतालों में तैनाती के लिए उनके पैर तक पकड़ लिए, कहा आप वापस आ जाइए, ज्वाइन कीजिएगा। और जो रिटायर्ड नर्सेज थी या जो नए स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा मनोज द्विवेदी का रिकॉर्ड ही है, कहता है कि उस वक्त जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे उन्हें कहा गया कि आपको पैसा दिया जाएगा, इंसेंटिव्स मिलेंगे, आप मेडिकल कॉलेजों से आए और कोविड अस्पतालों में आपको काम करना होगा या DRDO अस्पतालों में। यानी इतनी क्राइसिस जम्मू कश्मीर में थी और हर घर में 4 से 8 लोग जो थे कोविड के इस इंफेक्शन में मुब्तला थे। उसके बाद भी 120 डॉक्टरों को आप ढूंढ नहीं पाए, लेकिन अब की इनकी लिस्ट देर आए दुरुस्त आए के मिसदाक इनकी लिस्ट जो है हमारे पास पहुंच चुकी है और इस लिस्ट में जो है जम्मू से, कश्मीर से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मनोज कुमार द्विवेदी के दस्तखत आ चुके हैं। अब क्या ये कोर्ट जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? और ये 5 साल तक सरकार इनको ढूंढने में क्यों नहीं कामयाब हो गई? इधर तो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मामूली पटवारी अगर इतवार को भी घर पे बैठा होगा तो उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी की डांट पड़ती है, जी रोशनी एक्ट में आपको फलानी जगह जमीन नापने जाना था, आप कहां थे? यानी इनकी ऑथराइजेशन अनऑथराइजेशन के बाद इनको ढूंढने में सरकार अभी तक कामयाब क्यों नहीं? एक बहुत बड़ा मौजूद बहस है। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल, पूरी जानकारी देने के लिए, अपना एनालिसिस देने के लिए। 5 साल लगे ऐसे डॉक्टरों को ढूंढने में, उन्हें नोटिस इजरा करने में, और क्या 5 साल का वक्त कहीं ज्यादा तो नहीं है? क्योंकि 5 साल के दौरान पेशेंट्स को, जम्मू कश्मीर के पेशेंट्स को कितनी मुश्किलात जो है झेलनी पड़ी होंगी हॉस्पिटल्स का दौरा करते हुए, हॉस्पिटल जाते हुए, और वहां पर जब उन्हें डॉक्टर मैसर न हो। क्योंकि 112 डॉक्टर्स तकरीबन ऐसे हैं जिन्हें अब बर्खास्त तो किया गया, टर्मिनेट तो किया गया नौकरी से, लेकिन उनकी जगहें खाली थी, उनकी कुर्सियां खाली थी, उनके हॉस्पिटल खाली थे। इस वजह से ऐसे पेशेंट्स को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा होगा। एक सवाल तो ये है कि इनको क्या सैलरियां मिली हैं? कहीं उनने लीव पर लेकर भी सैलरियां तो नहीं ली हैं, वो एक सब्जेक्ट अलग है, लेकिन उससे बड़ा अहम तरीन मसला ये है कि इनकी जगहें खाली रहने से कितने पेशेंट्स को तकालीफ उठाने पड़े, उसका जवाब कौन देगा? और सरकार को 5 साल क्यों लगे ये बड़ा डिसीजन लेने में, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगली खबर में बात करते हैं कुपवाड़ा एनकाउंटर की, जो आज अल सुबह ही खत्म हुआ है और पुलिस का दावा है कि इस एनकाउंटर में अभी तक 4 मिलिटेंट जाम बहक हो गए हैं। और इस हवाले से IGP कश्मीर ने तफसीलात फराहम किए और IGP कश्मीर विजय कुमार का कहना है कि 4 में शौकत अहमद नामी वो मिलिटेंट भी शामिल है जिससे पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया था और उसके बाद उसे उस हाइडआउट पर उसी की निशानदी पर ले जाया गया था। ताहम उनका मानना है कि वो वहां पर ट्रैप हुआ और उसके बाद वो भी उन मिलिटेंटों में शामिल हुआ जो यहां पर जाम बहक हुए हैं फौजों की क्रॉस फायरिंग में। तो इस तरह से IGP कश्मीर का मानना है कि शौकत जो जिला शोपियां का रहने वाला था, जिसे पुलिस ने कुपवाड़ा में गिरफ्तार करने का पहले दावा किया था, और उसके साथ मजीद 3 जो मिलिटेंट थे वो इस झड़प में मारे जा चुके हैं और वो तीनों मिलिटेंट जो है पाकिस्तानी थे, ये IGP कश्मीर का मानना है। IGP कश्मीर ने यह भी कहा कि इन मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुलगाम के अंदर जो कल शाम या कल रात गए एनकाउंटर खत्म हुआ उसमें 2 मिलिटेंटों को जाम बहक किया गया है। IGP कश्मीर ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि पिछले 5.5 माह में, यानी 5 माह 19 दिन के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर 114 मिलिटेंट्स को मारा गया है, जबकि पिछले साल यह तादाद इसी मुद्दत के दौरान 52 थी।
और 52 के मुकाबले में इस साल 114 मिलिटेंटों को जाम बहक किया गया है। आईजीपी कश्मीर मजीद क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। कुपवाड़ा पुलिस ने एक लोकल टेररिस्ट को जो शोपियान डिस्ट्रिक्ट का है, शौकत अहमद शेख को पकड़ा था। उसके इंट्रोगेशन से पता चला था कि लोला वैली में फॉरेस्ट एरिया में पाकिस्तानी टेररिस्ट छिपे हुए, जो उसको वहाँ ले गया गया तो इनकाउंटर स्टार्ट हुआ, जिसमें 3 पाकिस्तानी लश्कर तैयबा के टेररिस्ट मारे गए, उसमें शौकत भी मारा गया। उसके अलावा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, उसमें रात में एक लोकल टेररिस्ट एलईटी का मारा गया है। और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट वाले ऑपरेशन में अभी तक 2 लोकल टेररिस्ट एलईटी के मारे गए हैं। और हालांकि एक टेररिस्ट उसमें जो जाकिर जो है वह जेश के साथ चलता था, दोनों कैटेगरी टेररिस्ट है। और हम लोग को संभावना है कि उसमें 1-2 टेररिस्ट और हो सकता है, इसलिए कोरोना को हम लोग रात में कंट्रोल रखे, अभी सर्च जारी है। जब हम कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर 5 महीना और 19 दिन में 52 टेररिस्ट मारे गए थे टोटल, और इस साल 114 मारा गया है। जहाँ तक एफटी की बात है तो इस साल बहुत ज़्यादा सक्सेस हम लोग को मिल रहा है, अभी तक में 33 एफटी मारे गए हैं। मैंने कल ही कहा था कि हम लोग ऐसे यात्रा रूट नहीं, बल्कि साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर, तीनों रीजन। चलिए, आईजीपी कश्मीर कुपवाड़ा और कुलगाम के एनकाउंटर के बारे में तफसीलात दे रहे थे, लेकिन इन 2 जगहों के साथ साथ कल रात ही दौरान शब ही लगभग रात के 12:30 बजे के करीब पुलवामा के साटपुरा इलाके में भी एनकाउंटर हुआ। और इस मुख्तसर एनकाउंटर में फौज ने एक और मिलिटेंट को जाम बहक करने का दावा किया है। और इस एनकाउंटर में जो मिलिटेंट मारा जा चुका है उसके कब्जे से हथियार भी बरामद किया गया है। माना जा रहा है कि यह मिलिटेंट यहाँ एक ज़ेर तामीर मकान के अंदर छुपा हुआ था, और फोर्सेस को जब इत्तला मिली तो उन्होंने इस इलाके को मुहासरे में लिया, और दौरान शब ही यहाँ एक एनकाउंटर हुआ, और इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट जाम बहक हो गया है। इधर पुलवामा के अंदर ही एनआईए की जानिब से छापामार कार्रवाई भी जारी है, पूछताछ का सिलसिला भी जारी है। और इस हवाले से पुलवामा के निवा और गोडूरा इलाके में आज एनआईए की जानिब से जो टीमें वहां पर रवाना हुई, उनकी जानिब से छापामारी हुई है, मुख्तलिफ जगहों पर छापामारी हुई है। और इस दौरान जिनके घरों में ये छापामारी हुई है उनसे पूछताछ भी की गई है। और अभी तक जो हमें इतलात मिली हैं उसमें इब्तिदाई तौर पर माना जा रहा है कि एनआईए की जानिब से एक शख्स को मजीद पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया था, ताहम अभी ये मालूम नहीं हो चला कि उन्हें क्या रिलीज किया जा चुका है या अभी भी वो एनआईए की तहवील में है। लेकिन इस हवाले से ज़राए से खबर मिल रही है कि एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया था। इसी दौरान आपको ये भी बताते चले कि ज़राए के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक हालिया यानी 2 माह पहले चीवा कलान पुलवामा के अंदर जो एनकाउंटर हुआ था उसी एनकाउंटर के सिलसिले में आज ये छापामारी यहाँ पर एनआईए की जानिब से की गई है। एनआईए की जानिब से आज पुलवामा में कई मुकामात पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिनमें से गुडूरा, निवा और पिंगलाना शामिल है। आपको याद दिलाया कि 2 माह कबल पहले यहाँ एक एनकाउंटर हुआ था चिवे कलान में, एक दारुल उलूम के अंदर। तो उसी केस के सिलसिले में आज एनआईए ने यह कार्रवाई की और 2 अफराद को अपने साथ लिया मजीद तहकीकात के लिए। आदिल शहनवाज, गुलिस्तान न्यूज़, पुलवामा। एनआईए रेड के हवाले से हमारे नुमाइंदे आदिल शहनवाज हमें अपडेट कर रहे थे पुलवामा से, लेकिन बडगाम से भी एक और खबर है। और बडगाम से ये खबर है कि पहरू चाडूरा इलाके से आए हुए एक अवामी वफ्द ने आज यहाँ मकामी लोगों ने आज डीसी ऑफिस बडगाम के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। और मुजाहरे के दौरान यहाँ पर आए हुए लोगों ने जो मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर है उनके साथ भी मुलाकात की, और उन्होंने एहतजाज के दौरान और मुलाकात के दौरान कहा कि दौरान शब उनके इलाके में जो मैरिज हॉल बनाया गया था वहां पर फोर्सेस बैठ गई है और फोर्सेस ने अपना कैंप वहां पर लगाया है। मकामी लोगों का मानना है कि ये जो मैरिज हॉल है ये आवाम को
जो शादी ब्याह होते हैं या कोई दूसरी तकरीबात होती हैं तो उस सिलसिले में यहाँ पर काम आता था। और इस हवाले से उन्होंने डिप्टी कमिश्नर मुत्तलिका से गुजारिश की है कि फोर्सेस को किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए, उन्हें दूसरी जगह पर कोई एकोमोडेशन दी जाए और इस मैरिज हॉल को आवाम की सहूलियत के लिए रखा जाए, क्योंकि जो मकामी आबादी है वो बहुत गरीब है, उनके पास सहन कम है और इस वजह से उन्हें जो शादी ब्याह की तकरीबात के लिए जो यहाँ मैरिज हॉल दिया गया था, जो सरकार ने दिया हुआ था, तो उन्हें मकामी लोगों को भी वक्फ किया जाए। इस हवाले से मकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर बडगाम और मुत्तलिका एसडीएम के साथ मुलाकात की और उन्होंने क्या कुछ कहा है, मकामी लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। हम पोहरू के रहने वाले हैं। हम आज डीसी ऑफिस यहाँ इसलिए धरने देने आ रहे थे। कल 2 बजे वहाँ पर कोई फौजी 10-15 गाड़ियाँ, हमारा मैरिज हॉल था अपने गांव का, जो मैरिज हॉल हमें काम एक आता था, वहाँ पर जो गरीब गुरबात की जो शादी वादी होती थी वो वहीं कर रहे थे। दूसरा यहाँ पर हम फ्लड एरिया, जो हमारा वो गांव है वो फ्लड एरिया गांव है, जब भी वहाँ पर फ्लड की सिचुएशन होती तब वो वहाँ के लोग जो गरीब गुरबात हैं वहाँ पर वो बैठ रहे थे मैरिज हॉल पे। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कल 2 बजे वहाँ पर कोई फौजी 5-10 गाड़ियाँ आए और बैठे वहाँ पर जो हमारे मैरिज हॉल हैं। अब हमारी यही गुजारिश है गवर्नर साहब और डीसी साहब से कि जो हमारे मैरिज हॉल अपने गांव के लिए काम आता था, रूरल डेवलपमेंट ने अपने ज़मीन हमने उसको दिया था, मगर हमने इसलिए नहीं दिया था कि वो वहाँ पर फौजी आए और फौजी बैठे। अब हमारी यही गुजारिश है गवर्नर साहब कि वहमारी जो मैरिज हॉल वो पूरी तौर पर करके। वैसे वादी कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से मतला आलूद है और मौसम भी नम है और इस दौरान बारिशें भी हो रही हैं, नमी भी पाई जा रही है, सड़कें भी ज़ेर आब आई हैं। और जब हमने इसी सूरत हाल के हवाले से लोगों के साथ बात की, खासतौर पर जब किसानों के साथ बात की, तो वह काफ़ी खुश नज़र आए, क्योंकि दर्द हरारत ज़्यादा था, खुशसाली के कगार पर जम्मू कश्मीर भी नज़र आ रहा था। लेकिन जब बारिशें हुई तो फसलें भी अब इससे उगने लगे हैं। और इस हवाले से जब महकमा मौसमियात के साथ बात की हमारी टीम ने जब महकमा मौसमियात से आइंदा पेशन गोई के हवाले से बात की, तो इस हवाले से डॉक्टर मुख्तार, जो कि डिप्टी डायरेक्टर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर है, उनकी जानब से यही कहा गया है कि वादी कश्मीर में जो अभी मौसम है ये 22 जून की सुबह तक ऐसा ही रहने का इम्कान है। यानी 22 जून की सुबह तक मौसम में कोई जो तब्दीली है, किसी वाज़िह तब्दीली के कोई इम्कानात नहीं हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर दरमियाना दर्जे से शदीद नवियत की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने ये भी कहा कि वादी में कुछ पहाड़ी इलाकों में हालिया दिनों बर्फबारी भी हुई है, जबकि कल शाम तक यानी आने वाले शाम तक हल्की बर्फबारी का इम्कान और है इन पहाड़ी इलाकों में। ताहम यह बर्फबारी मैदानी इलाकों में नहीं बल्कि सिर्फ पहाड़ी इलाकों में होने की इम्कान है। जी, जैसे पेशनगोई हमारी पहले से थी, लगभग 17 से जो है मौसम बिल्कुल करवट बदल लिया पूरा जम्मू कश्मीर में और हल्की बारिशें तब से चल रही हैं। उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड्स बहुत सारे जगहों पे और कुछ एक जगहों पे ओले भी गिरे हैं। तो अभी भी रुक रुक के बारिशें हो रही हैं, खासकर यहाँ वादी में और जम्मू के कुछ एक इलाकों में। और इसी तरह ये सिस्टम जो है अभी फ़िलहाल 21 तारीख लेट नाइट या 22 के अर्ली मॉर्निंग तक रहेगा, हल्की बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के भी चांसेस हैं पूरे। और जम्मू के कुछ एक इलाकों में, खासकर जम्मू, कठुआ, सांबा, कटरा, उधमपुर, इन सारे एरियाज़ में जो है हैवी रेनफॉल के भी चांसेस हैं। और यहाँ बटोट, भदरवा, इन सारे एरियाज़ में मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल के भी चांसेस हैं, खासकर कल 21 तारीख को। और यहाँ साउथ कश्मीर में दरमियाना दर्जे की बारिशें होंगी और मैदानी इलाकों में भी, यहाँ श्रीनगर, सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कश्मीर में भी लगभग हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे की बारिशें होंगी। और खत्ता लद्दाख में भी हल्की बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के भी चांसेस हैं। तो ओवरऑल 21 को जो इसका पीक होगा और उसके बाद ग्रेजुअली जो है मौसम में फिर सुधार आएगा। हसन, बांडीपुरा के अंदर आज एक अदबी तकरीब का इनेकाद हुआ और इस अदबी तकरीब के अंदर कुलियात नाज़की यानी मीर गुलाम रसूल नाज़की की कुलियात की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। और इस किताब यानी इस कुलियात को अयाज रसूल नाज़की साहब और ताहिर महमूद डार ने तरतीब दिया है
और इस हवाले से आज इसकी बाज़ाब्ता रस्म इजराई हुई है और आज की इस तकरीब पर रिटायर्ड जस्टिस बशीर अहमद किरमानी मेहमान खुसूसी के बतौर यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन बशीर अहमद किरमानी के साथ साथ आज यहाँ इस तकरीब पर मोहम्मद अमीन भट्ट जो कि चेयरमैन अदबी मरकज़ कमराज, मौलाना रहमतुल्लाह कासमी साहब, नईम अख्तर इंद्राबी साहब और रफ़ीक मसूदी साहब के अलावा दीगर लोग भी यहाँ इस तकरीब पर मौजूद थे। बांडीपोरा के लोगों को, माडर के लोगों को, नाज की ख़ानदान को, लिटरेरी फोरम बांडीपोर को और अदबी मरकज़ कमराज को ये इम्तियाज़ हासिल हुआ कि हमारे जो सबसे बुज़ुर्ग तरीन शख्सियत है हमारे अदबी मंजरनामे की, जिन्होंने कश्मीर में जो शायरी लिखी जाती है मुख्तलिफ़ ज़बानों में, ख़ासकर मीर गुलाम रसूल नाज की, जिन्होंने फ़ारसी, उर्दू, कश्मीरी में अपना कलाम बलागत निज़ाम जो है वो हम तक पहुँचाया है। और उसका जो एक कुलियात है उसको तरतीब देने का नाज़रीन, अग्निपथ एक ऐसी स्कीम जो फ़ौज के लिए या फ़ौज की जन्म से बनाई गई है, मरकज़ी सरकार की जन्म से बनाई गई है, जिसमें नौजवानों से कहा गया है कि वो 4 साल तक ट्रेनिंग के साथ साथ ये नौकरी कर सकते हैं और उस पर पूरे मुल्क के अंदर बवाल अभी नज़र आ रहा है और पूरे मुल्क के साथ साथ जहां एहतजाज भी है और वहीं पर अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस पर एहतजाज थमने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू के अंदर आज कांग्रेस पार्टी की जो युवा विंग है, जो नौजवान विंग है, उनकी जानिब से एहतजाज किया गया और इस एहतजाज के दौरान उन्होंने कहा कि नौजवानों की ख्वाहिश के बरक्स सरकार अग्निपथ स्कीम नौजवानों पर जबरदस्ती थोप रही है, जिसकी वजह से नौजवान सड़कों पर है। कांग्रेस और राहुल गांधी ने नौजवानों की आवाज उठाने की मुहिम चलाई है, ताहम सरकार ईडी लगाकर उन्हें खामोश करने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल गांधी और ये आवाज कभी दबने वाली नहीं है, ये कांग्रेस के लीडर ने कहा। कांग्रेस फिर से प्रोटेस्ट कर रही है और कारण वही है, जिस तरह से भारत में सभी युवाओं की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, जिस तरह से अग्निपथ स्कीम जबरदस्ती भारत के युवाओं के ऊपर थोपी जा रही है और पूरे देश भर में युवा प्रोटेस्ट कर रहा है, उनकी सपोर्ट में यूथ कांग्रेस आज फिर से है। और दूसरी तरफ वो नेता, वो देश का बेटा, वो राहुल गांधी जो पिछले कितने सालों से ये आवाज युवाओं की उठा रहा है, जिनको दबाने की कोशिश ये करप्ट बीजेपी सरकार कर रही है, उनको ईडी के बारे में, ईडी के कारण, ईडी के जरिए धमकाने की कोशिश। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।